स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी खबरों की, खासकर बात करेंगे सीएचए की। इसके अलावा पट्टे के खेल में मंत्री के करीबी पर मेहरबानी की भी बात होगी। सरहद पर मिले संदिग्ध कबूतर और 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत की भी खबर आपको बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि गर्मी में मरुधरा वासियों को कैसे राहत मिली है। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मदरसे बंद करने की मांग उठी है। बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने यह मांग उठाई। उन्होंने कहा, असम की तर्ज पर राजस्थान में मदरसे बंद हो, धर्म विशेष की शिक्षा पर अनुदान क्यों, यह सवाल देवनानी ने उठाया है। शिक्षा पर अनुदान क्यों, यह सवाल देवनानी ने उठाया है। उन्होंने कहा, हर नागरिक को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, धार्मिक शिक्षा माता पिता घर पर दें, घर पर दिलाएं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बीजेपी के दिग्गज चेहरों में शुमार करते हैं वासुदेव देवनानी, और लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर भी रहे हैं। उन्होंने आज ये मांग उठाई कि जिस तरह असम में हुआ उसी तरह राजस्थान में भी मदरसों को बंद किया जाए, बंद हो, ये उन्होंने मांग उठाई है। उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर धर्म विशेष की शिक्षा पर अनुदान क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हर नागरिक को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिलनी चाहिए। जहां तक रही बात धार्मिक शिक्षा की, तो वो माता पिता घर पर दिलाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी का मानना है कि असम की तर्ज पर राजस्थान में भी मदरसे बंद होने चाहिए, और यही मांग उन्होंने उठाई है। साथ ही उन्होंने अपनी मांग के पीछे कारण तर्क ये दिया कि धर्म विशेष की शिक्षा पर अनुदान क्यों। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिलनी चाहिए, और जहां तक बात है कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था घर में करें, घर में दें। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी बाबूलाल से। बाबूलाल, क्या कुछ कहा है वासुदेव देवनानी ने? जी देखिए, उन्होंने मदरसों को जो अनुदान दिया जाता है राज्य सरकार की ओर से, इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए कि असम की सरकार अगर मदरसों को अनुदान बंद कर देती है तो फिर राजस्थान की सरकार को भी अनुदान बंद करना चाहिए। अकेले असम की सरकार ने ये यानी कि दम दिखाया है, तो राजस्थान की सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। मदरसों को सरकार अनुदान देती है और उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन उनमें जो तालीम दी जाती है उसको लेकर के बीजेपी हमेशा सवाल उठाती रही है। बीजेपी का कहना है कि वहां पर दुनियावी तालीम होनी चाहिए, जो वैज्ञानिक शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। सवाल तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन जो पैरोकार है मदरसों को अनुदान देने के, यानी खासतौर से जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, वो हमेशा से ये कहती है कि ये धार्मिक शिक्षा परंपरा के मुताबिक दी जाती रही है और बरसों से मदरसों को अनुदान देने पर रोक नहीं है। तो बीजेपी को लगता है कि वो उसका वोट नहीं, वो पोलराइज करने की कोशिश कर रही। चुनाव से पहले इस तरह के जो इश्यूज हैं वो उठा करके बीजेपी जो बहुसंख्यक है उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है कि देखिए, कांग्रेस की सरकार वोट के लालच में मदरसों को इतना पैसा देती है। तो एक माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने अपने पूर्व शिक्षा मंत्री को एक तरह से आगे किया है, और वासुदेव देवनानी मुखर होकर के बोल रहे हैं। तो ये बात उन्होंने जो सवाल उठाए वो दूर तक जरूर जाएगी, और इस पर बहस जरूर होगी कि आखिर क्या वक्त आ गया जब मदरसों में एक धर्म विशेष की जो शिक्षा दी जाती है, तो क्या उस पर रोक लगनी चाहिए या मदरसों को अनुदान जारी रहना चाहिए। एक बहस का विषय है फिलहाल, लेकिन देवनानी ने अपनी बात को, लेकिन क्या एक कदम आगे जाके उन्होंने कहा कि वो इसको अपने मतलब आने वाले चुनावों में अपनी घोषणा पत्र का हिस्सा बनाएंगे और उसमें वादे के रूप में उसे डालेंगे कि हाँ, अगर हम आते हैं तो हम इस तरह का कदम उठाएंगे। जी देखिए, अभी पूरा ब्यौरा आना बाकी है। अभी वो जयपुर में ही है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग उनसे बात करने की, लेकिन बीजेपी इस तरह से मदरसों को अनुदान की विरोधी रही है। खुद वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था। मदरसों में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है इसको लेकर बीजेपी वर्षों से सवाल उठाती रही है, और खास तौर से जो सरहदी इलाके के जो मदरसे, इनको लेकर तो उनके जो बड़े नेता है उन्होंने बहुत सवाल उठाए हैं। और वो ये कहते हैं कि वहां पर कट्टर पंथी बनाया जाता है वहां पढ़ने वाले बच्चों को, और
वो समाज से दूरी बन जाती है, वो समाज में एक घुल नहीं पाते हैं और बहुत चलिए ठीक है। चलिए बाबूलाल, शुक्रिया शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीसीसी में जनसुनवाई चल रही थी और इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायक भी वहां पहुंचे और सरकार की अनदेखी पर नाराजगी जताई। मंत्रियों के सामने उन्होंने ये कहा कि हमारी कुछ तो सुनिए, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को पुलिस ने हालांकि रोकने की कोशिश की। 55 दिनों से शहीद स्मारक पर सीएचए धरना दे रहे हैं और अब 55 दिनों में जो स्थितियां बन रही हैं, यह समझा जा सकता है कि आक्रोश बढ़ रहा है, हताशा बढ़ रही है, निराशा बढ़ रही है, क्योंकि इनकी सुनवाई लगभग न के बराबर हुई है। कभी मिलने का समय दिया जाता है और मुलाकात नहीं की जाती, कभी ठोस आश्वासन नहीं मिलता और ऐसे में अब अपने आंदोलन को उग्र करने की दिशा में सीएचए ने कदम बढ़ाया है। आज पीसीसी में जनसुनवाई चल रही थी तो वहां पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ये चेतावनी दी कि हमारी मांगे मानिए, हमारी बात सुनिए, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। हम इतने परेशान हो गए, छोटे-छोटे बच्चों को लेकर पुलिस वाले आते भाई नौकरी में हम सुसाइड करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी कर लो आप, घर नहीं जाएंगे, किस मुंह से जाए? 55 दिन हुआ और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश शर्मा से। दिनेश, आसानी से समझा जा सकता है 55 दिनों की लंबी जंग के बाद अब धीरे धीरे निराशा, हताशा हावी हो रही है और ऐसे में अपने आंदोलन को और उग्र बनाने की तैयारी में है सीएचए। बिल्कुल, देखिए लंबा समय हो गया है क्योंकि सीएचए को, और आज जब इन्हें खबर लगी कि आज पीसीसी में जनसुनवाई शुरू हो रही है, आज पहला ही दिन था पीसीसी में जनसुनवाई का और पहले ही दिन ये सीएचए अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे और मंत्रियों से जो है वो काफी देर तक उलझते रहे, खरी खोटी जो है उनको सुनाई और ये कहा कि आखिर हमारी जो समस्या है, हम इतने दिनों से बैठे हैं यहाँ पर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको साथ में लेकर बैठे हैं, आखिर सरकार कब हमारी सुनेगी, कब जो है वो मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाई जाएगी। मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही जो है वो समाधान इसका करवाएंगे और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे, लेकिन गुस्सा जो है वो कम नहीं हुआ। एक नाराजगी ये जो अभ्यर्थी है इन्होंने इस बात को लेकर भी जताई कि जब ये पहुंचे पीसीसी में अपनी समस्या बताने के लिए तो पुलिस कर्मियों ने इन्हें रोकने का प्रयास किया बाहर गेट पर ही, उसे लेकर जो है नाराजगी जताई। साथ ही मंत्रियों के रवैये को लेकर भी नाराजगी जताई। इन्होंने कहा बाद में हमसे बात करते हुए कि जनसुनवाई में हम लोग आए हैं लेकिन समस्या जो है वो ना तो सुनी जा रही है, ना उसका समाधान का आश्वासन दिया जा रहा है और इसी के चलते ये लोग बाद में जो है मंत्रियों से उलझते हुए नजर आए। मंत्रियों से भी हमने बात की कि आखिर इतने लंबे समय से इन लोगों का धरना चल रहा है, अपनी मांगे लेकर ये बैठे हैं, तो किस तरीके से समाधान होगा। तो ये कहा है मंत्रियों की ओर से कि जो भी समस्याएं यहाँ पर आ रही है जनसुनवाई में उसकी उनके समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला है, इतने बड़े स्तर पर जो है, क्योंकि 28,000 अभ्यर्थियों का मामला है, इतने बड़े स्तर पर अभ्यर्थियों को इस तरीके से नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन किस तरीके से समाधान निकाला जा सकता है सरकार की ओर से, तो वो निकालने के प्रयास किए जा सकेंगे। और ये भी कहा मंत्रियों की ओर से कि ये अभ्यर्थी जो है वो, क्योंकि जो पहले आया है उसे पहले सुनवाई का मौका दिया जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहले अपनी सुनवाई की बात कह रहे थे, इसी के चलते उन्हें रोका गया था। तो फिलहाल जो है वो पहला दिन है सुनवाई का और पहले ही दिन जो है वो लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरे जो अभ्यर्थी है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और ये जो सीएचए के अभ्यर्थी पहुंचे थे उन्होंने मंत्रियों के सामने जो है वो सुसाइड तक की धमकी दी कि हम इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, सुनवाई नहीं हो रही है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोग सुसाइड करेंगे। तो ये धमकी मंत्रियों के सामने दी। तो दूसरे जो अभ्यर्थी हैं नरसिंह भर्ती 2013 के अभ्यर्थी वो भी यहाँ पर पहुंचे अपनी समस्याएं लेकर। और ठीक है, चलिए शुक्रिया दिनेश तमाम बातचीत के लिए। छोटे
छोटे छोटे बच्चों को ले आपने बोला छोटे छोटे बच्चों को लेकर बेटी परेशान हो रही है। नौकरी नहीं में हम सुसाइड करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मैं कुछ भी कर लो, आप घर नहीं जाएंगे, किस मुंह से जाए? 55 दिन हुआ जेल से नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बांसवाड़ा में मंत्री ने अधिकारी को फटकार लगाई। जिला परिषद की बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारी को मंत्री जी ने डांटा। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने अधिकारी को डपटा, डांटा, फटकार लगाई। बैठक में जानकारी नहीं दे पाने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। वन विभाग की जमीन से स्वीकृति को लेकर उन्होंने जानकारी मांगी थी, लेकिन जाहिर तौर पर अधिकारी समझा जा सकता है शायद पूरी तैयारी से नहीं पहुंचे थे, सही जवाब नहीं दे पाए, सही जानकारी पूरी तरह से नहीं दे पाए, क्योंकि मंत्री जी को चाहिए थी। जिसके बाद अधिकारी को मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने डांटा और फिर उन्हें बैठक से बाहर भी कर दिया। आप अभी भी कह रहे हो कि वन विभाग इसमें हमको परमिशन नहीं दे रहा है, आप बाहर जाइए, चलो बाहर निकलो यहाँ से, चलिए, आज आपको सजा यही है, आप गेट पे खड़े रहोगे जब तक हम नहीं बुलाएंगे, चलिए। आप अभी भी कह रहे हो कि वन विभाग इसमें हमको परमिशन नहीं दे रहा है, आप बाहर जाइए, चलो बाहर निकलो यहाँ से, चलिए, आज आपको सजा यही है, आप गेट पे खड़े रहोगे जब तक हम नहीं बुलाएंगे, चलिए। आप अभी भी कह रहे हो कि वन विभाग इसमें हमको परमिशन नहीं दे रहा है, आप बाहर जाइए, चलो बाहर निकलो यहाँ से, चलिए, आज आपको सजा यही है, आप गेट पे खड़े रहोगे जब तक हम नहीं बुलाएंगे, चलिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश से, जो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आकाश, हमने वो हिस्सा देखा जिस वक्त अधिकारी को फटकार लगी, लेकिन पूरा घटनाक्रम क्या रहा था? कौन से सवाल थे जिनका जवाब या जिस पर तैयारी कम नजर आई अधिकारी की? जी सर, बताना चाहेंगे कि जिसमें एक AVNL अधिकारी से बात की थी किसी मामले को लेकर, तो उन्होंने उस जमीन के बारे में बताया कि वन विभाग ने जमीन स्वीकृति नहीं दी है। इस मामले को लेकर मंत्री ने तुरंत वन विभाग अधिकारी से पूछा और कलेक्टर से पूछा, तो कलेक्टर का कहना था कि वन विभाग ने यह स्वीकृति 6 तारीख को ही दे दी थी। इस बात को लेकर फिर AVNL अधिकारी से बात करी तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाए, तो मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए उनको सभा से बाहर निकाल दिया गया था। अमूमन आकाश, ऐसा होता है कि अगर कोई राजनीतिक चेहरा अधिकारियों को फटकार लगा दे तो अधिकारी एकजुट हो जाते हैं और फिर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, क्या ऐसा कुछ है वहां पर? नहीं, इसमें सारे विधायक हो, मंत्री हो, सब एकजुट होकर इस बात को सही कहा कि अधिकारी द्वारा बार बार ये टाइम देते हुए भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेते हुए मंत्री जी ने सही निर्देश लिया है और उनको सभा से बाहर निकाला है। ठीक है, तो मीटिंग खत्म होने के बाद क्या मंत्री जी ने अधिकारी से बातचीत की, उन्हें कोई टाइम फ्रेम देकर कुछ कहा है, कुछ बोला है? नहीं, अभी मीटिंग अभी भी चल रही है और मंत्री ने बोला है कि मीटिंग के बाद सारी अधिकारियों से एक बार फिर बात करेंगे और जो कार्य सभी अधिकारियों को दिया जा रहा है और फिक्स टाइमिंग पे दिया जा रहा है, इस टाइम पे नहीं किया तो आगे इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कह रहे हो कि वन विभाग इसमें हमको परमिशन नहीं दे रहा है, आप बाहर जाइए, चलो बाहर निकलो यहाँ से, चलिए, आज आपको सजा यही है, आप गेट पे खड़े रहोगे जब तक हम नहीं बुलाएंगे, चलिए। आप अभी भी कह रहे हो कि वन विभाग इसमें हमको बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के मजदूरों से भरा ट्रक बिहार के पूर्णिया में हादसे का शिकार हो गया। उसमें सवार 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रक पर कुल 15 मजदूर थे। सभी मजदूर त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। ट्रक हादसे में मरने वाले सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले थे, जबकि कुछ अन्य यूपी के। यह हादसा जलालगढ़ थाना के सीमा काली मंदिर के पास NH57 पर हुआ। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 को गंभीर हालत में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। घायल मजदूर बोरिंग का काम करते थे। ट्रक पर पाइप लेकर त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर को झपकी आई, जिस कारण ट्रक अचानक NH57 के किनारे पलट गया। आंख लगने से जो है ना वो बैलेंस खो दिया, उसी में वो एक्सीडेंट किया। कहाँ से गाड़ी कहाँ जा रही थी? गाड़ी बता रहा था कि त्रिपुरा से चली है, इसके बाद ये जम्मू कश्मीर के लिए जा रही थी। कितने मजदूरों की मौत हुई है? 6 मजदूर, ये 8 मजदूर। कितने लोग थे उसमें? 14 ये लोग बता रहे थे, बाकी सब इंजोर्ड थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। स्थानीय स्थल जी। कहाँ के रहने वाले सब हैं? ये सब राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम अगरतला से आए थे, वहाँ से त्रिपुरा से
और जा रहे थे जम्मू। अच्छा। तो ये रास्ते में हादसा हुआ है। पाइप लदा हुआ था गाड़ी पाइप में। लदा हुआ था। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कितने लोग सवार थे उसमें ट्रक? उसमें ट्रक में टोटल 16 लोग सवार थे। तो कितने लोगों की मौत हुई है? 8 लोगों की मौत हुई है। स्पॉट डेथ। कैसे हुआ ये हादसा? अब पता नहीं, हम लोग तो सो रहे थे। वो ड्राइवर था, वो पटरी पे लेके चला गया उसको, गाड़ी पलट गया। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में एक और आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने परसराम गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जो बोराबास का रहने वाला है। आरोपी परसराम गुर्जर के खिलाफ पहले से विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी परसराम मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर और भैरू गुर्जर के साथ हत्या के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल रहा। आरोपी परसराम को आज रावतभाटा कोर्ट में पेश किया जाना है। देवा गुर्जर हत्याकांड में हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में एक अभियुक्त परसराम गुर्जर निवासी बोरावास है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की भूमिका है इसमें जो मुख्य अभियुक्त बाबूलाल गुर्जर गिरफ्तार हुआ था, उसके साथ में और भैरू गुर्जर के साथ में इसकी हत्या करने की जो प्लानिंग थी, योजना, उसमें षड्यंत्र में इसका शरीक होना सामने आया अनुसंधान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया है। उन्होंने जोधपुर में सुधार गृह से निकली युवती के साथ थाना परिसर में रेप की वारदात को लेकर गंभीर सवाल उठाए। शेखावत ने कहा, ऐसे में कई थाने और पुलिस पर कोई भी कैसे भरोसा कर सकेगा। देखिए, आज राजस्थान की बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं। अस्पताल से लेकर के पुलिस थाने से लेकर के पुलिस थाने के आवासीय परिसर से लेकर के बाजार से लेकर के जो है और मंदिर तक कहीं भी राजस्थान की बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की बेटियों के ऊपर हुए पाप और अत्याचार का घड़ा 2023 में फूटने वाला है। तो जोधपुर में ये हो क्या रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सूर्य नगरी फिर शर्मसार हुई। एक महिला से 4 घंटे के भीतर 2 बार रेप हुआ। जोधपुर में महिला से दरिंदगी। मदद के नाम पर महिला से रेप। महिला से 4 घंटे में 2 बार बलात्कार। शर्मसार हुई सूर्य नगरी। शर्मनाक, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। एक महिला से रेप होता है, वो भी 4 घंटे में 2 बार। उस महिला से जो ममता लुटाने बालिका सुधार गृह से भागी थी, लेकिन जोधपुर में उसकी इज्जत ही लुट गई। उसी जोधपुर में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है। मदद के नाम पर हवस का खेल खेला गया, 1 बार नहीं 2 बार। राजकीय बालिका सुधार गृह, वहां से एक युवती दिनांक 20 मई 2022 को फरार हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट वहां के अधीक्षक ने मंडोर थाने में दर्ज करवाई। उक्त युवती यहां अपनी ननद के हत्या करने के केस में अभिरक्षा में भेजी हुई थी। उक्त युवती को जब दस्तयाब किया गया तो उसने इस दौरान अपने साथ 2 अलग अलग युवकों द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पे दुष्कर्म करने की बात बताई, जिसके पर्चा बयान पर पुलिस थाना मंडोर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 घंटे में मजबूर महिला के साथ 2 बार रेप हुआ। बेटी से मिलने के लिए सुधार गृह से भागी थी महिला। मदद का वादा कर दरोगा के रिश्तेदार ने रेप किया। थाने के क्वार्टर में ही किया रेप। रेप के बाद थाने से दूर सुनसान में ले जाकर छोड़ा। लेकिन महिला से दरिंदगी का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ,
किसी तरह थाने के क्वार्टर से तो निकल भागी, लेकिन फिर फंस गई एक टैक्सी ड्राइवर के चंगुल में। एएसआई के रिश्तेदार के बाद टैक्सी वाले ने किया रेप। टैक्सी ड्राइवर ने भी उठाया मौके का फायदा। अकेली जानकर मदद का दिया भरोसा, भरोसे का खून कर किया महिला का रेप। 4 घंटे में महिला के साथ दूसरी बार बलात्कार। हाँ, ये सुधार गृह से बाहर जाने के पश्चात जब अकेली खड़ी थी, जब एक युवक आया और उसने निवेदन किया कि भाई मुझे किसी स्थान पे छोड़ना है, तो उस युवक ने उसको उस स्थान पे छोड़ने के नाम पर उसको साथ ले गया और उसके साथ ये गई और जाने के पश्चात उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने फिर वापस उसको छोड़ा और ये और आगे जाके उसको एक युवक और मिला, उसके साथ ये करीब 2.5-3 घंटा उसकी कार में साथ रही और उसके पश्चात उस युवक ने भी उसके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई। हवस का शिकार बनी महिला ननद के हत्या मामले में बालिका सुधार गृह में सजा काट रही थी और अपनी बेटी से मिलने के लिए वहां से भागी थी और दरिंदों का शिकार हो गई। अब सवाल है, वीवीआईपी क्षेत्र में दुष्कर्मियों का हौसला इतना बुलंद कैसे? थाने के क्वार्टर में रेप करने की हिम्मत कैसे? थाना देखकर सुरक्षा का एहसास होगा कैसे? मरुधरा में कानून के राज का दावा कैसे? प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे कैसे? 4 घंटे में 2 बार रेप, सूबे में सब ठीक ठाक कैसे? जोधपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। भरतपुर के नदबई में महापंचायत की खबर है। एमएलए जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ ये महापंचायत खानुआ गांव में इसका आयोजन हुआ है। सर्व समाज की ओर से महापंचायत का आयोजन हुआ है। जोगिंदर सिंह अवाना का विरोध किया जा रहा है। खानुआ में 200 बीघा जमीन पर कब्जा करने का एमएलए पर आरोप है। ग्रामीणों ने विधायक पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। तो भारी नाराजगी विधायक के प्रति इलाके में देखी जा रही है और जिसका नतीजा है कि एक महापंचायत सर्व समाज की ओर से बुलाई गई है। उसका आयोजन किया गया है खानुआ गांव में। एमएलए जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई और जोगिंदर सिंह अवाना का जमकर इलाके में विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है, देखिए महापंचायत की कुछ तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महिलाएं, पुरुष और युवा भी इस महापंचायत का हिस्सा बने हैं। सर्व समाज के लोग हैं। इनका कहना है कि विधायक धमकाते हैं, धमकी देते हैं। खानुआ गांव में 200 बीघा जमीन पर कब्जा किया है एमएलए जोगिंदर सिंह अवाना का, यह आरोप लोग लगा रहे हैं और इसी के खिलाफ, विधायक के खिलाफ ये महापंचायत चल रही है। देखिए खादी पर सवाल उठ रहे हैं। एमएलए पर, जनप्रतिनिधि पर आरोप है कि जनता की ही जमीन पर कब्जा कर लिया। खानुआ गांव में 200 बीघा जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ये गंभीर आरोप हैं जो कि जोगिंदर सिंह अवाना पर लगे हैं, जिसके खिलाफ महापंचायत सर्व समाज की ओर से बुलाई गई जो चल रही है। और बड़ी खबर है इस वक्त की, बीकानेर में पाक बॉर्डर पर एक सफेद कबूतर मिला। भुरासर गांव में यह सफेद कबूतर मिला। इसके पंखों को लाल और नीले रंग से रंगा किया है। कबूतर के पंख पर एक काले रंग की गोल मोहर लगी हुई है। अंग्रेजी के अक्षर भी मिले हैं, गणित के अंक भी मिले हैं। कहीं ये किसी तरह का कोई कोड तो नहीं, कहीं ये संदिग्ध कबूतर किसी के लिए कोड लैंग्वेज में कोई मैसेज तो नहीं ले जा रहा था। जांच की जा रही है। बज्जू पुलिस ने सीआईडी और अन्य एजेंसियों को इस संबंध में सूचना दे दी है। देखिए वो बातें जो इस पूरे मामले को, इस कबूतर को संदिग्ध बना रही हैं और किसी फाउल प्ले का जो अंदेशा जताया जा रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि एक तो
कबूतर के पंखों को रंगा गया है 2 कलर्स डिफरेंट कलर में, रेड और ब्लू, लाल और नीले रंग में, और साथ ही मोहर भी लगी हुई है, अंग्रेजी के अक्षर भी मिले हैं, गणित के नंबर्स भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में संदेह जताया जा रहा है कि कहीं ये किसी के लिए भेजा गया कोई मैसेज, सीक्रेट मैसेज, कोड लैंग्वेज में लिखी गई बात तो नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, क्या जानकारी है? ये स्वप्निल बताना चाहूंगा, बीकानेर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर जो बज्जू थाना क्षेत्र है वहां पर एक सफेद कबूतर पाया गया था। कल शाम की ये घटना थी जब सफेद कबूतर मिला, और इस सफेद कबूतर पर जो इसका रंग है वो तो पूरा सफेद है, लेकिन इसके पंख और जो पंख हैं वो लाल रंग से रंगे हुए हैं। और ऐसे में पुलिस को भी शक है कि कबूतर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के लिए भी उड़ाया जा सकता है। हालांकि इस कबूतर को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया गया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बज्जू के बुरासर गांव में ये कबूतर देखा गया था, और जो एक मकान पर ही आकर के बैठा था बुरासर में, वहां पर जो मकान मालिक था उसने इस कबूतर को पकड़ा, और इसको पकड़ने के बाद में जब इसको देखा गया तो इसके पंख जो है वो लाल रंग से रंगे हुए थे, और गणित और अंग्रेजी में इस पे कुछ कोड भाषा लिखी हुई है, और एक लाल गोल कलर की एक मोहर लगी हुई है। जिसके बाद में उस मकान मालिक ने इस कबूतर को पुलिस थाना को सुपुर्द कर दिया था, और फिलहाल जो पुलिस है उसने भी इस कबूतर को सुरक्षा एजेंसी के हवाले कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां जो इस मामले की जांच कर रही हैं। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए मंत्री के करीबी पर मेहरबानी।